देखिए, आज हिंदुस्तान जो हमारा है, उसकी कमज़ोरियों का एक से बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जाति, पंथ, संप्रदाय में बँटे हुए हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं ख़ास करके दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, जिनको दोयम दर्जे की नागरिकता समाज से दिया है, वो हम समझते हैं कि अपराध है और उस अपराध को सहना नहीं चाहिए। क्यों? वास्तविकता ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको बताने का काम किया था कि जो हिंदू धर्म भी है, हिंदुज़्म जिसको कहते हैं, इसमें जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब सारी बातें आई है। इतना प्रकांड विद्वान होते हुए, अनेक भाषाओं का विद्वान होते हुए, अनेक विधाओं का विद्वान होते हुए उनको बस नहीं चली। लाचार होकर के हिंदू कृतियों से, हिंदूवादी व्यवस्थाओं से अपने को वंचित रखने के लिए एक उपदेश दिया था हम लोगों को, और उपदेश दिया था अपने व्यवहार में परिणत करके। और व्यवहार क्या था? 1956 में मरने के पहले वो बुद्धिज्म को अपनाया था। अब कह सकते हैं वो तो मुसलमान धर्म को भी मान सकते थे, ईसाई धर्म को भी मान सकते थे, बुद्धिज्म को क्यों उन्हें अपनाया? हम कहना चाहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान के संस्कृति से बहुत लगाव थी, और हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म मेरा है, जिस सनातन धर्म में हम लोग बहुत पहले रूपांतर हुए, वहाँ पर जात पात, ऊंच नीच का कोई मामला नहीं था। लेकिन जब से मनु स्मृति का प्रादुर्भाव हुआ, मनुवादी विचारों का आगमन हुआ हमारे यहाँ, उस समय उस रूप में कि गंगा निकलती है हिमालय से, बहुत शुद्ध है, लेकिन बनारस, इलाहाबाद आने के बाद इधर के पानी उसके गंदे हो जाते हैं। उसी प्रकार से सनातन धर्म के बाद जो मनु स्मृति के रूप में ये लोग शुरू किया, वो गंदगी थी, सामाजिक गंदगी थी। इसी गंदगी को लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने 1927 में मनु स्मृति को जलाने का काम किया था उन्होंने। हमारा कहना यह है, खास करके दलित अति पिछड़ा वर्ग के लिए, कि सनातन धर्म को मानते हुए हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलें। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो बुद्धिज्म को अपनाने का काम किया था, उसके पीछे सनातन धर्म के प्रति उनकी अभिरुचि थी। इसलिए कि भगवान बुद्ध को लोग कहता है कि ये भगवान विष्णु का ब्रह्मा अवतार थे। तो यदि सनातन धर्म में उनका विश्वास नहीं होता तो शायद बुद्धिज्म को उन्होंने वो नहीं अपनाते। इसलिए हम सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जाति विहीन समाज की कल्पना करनी चाहिए, और हमारा जो आइकॉन भगवान अंबेडकर साहब थे, उनके विचारों को कैरी आउट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और इसका एक दूसरा रूप भी मैं बताना चाहता हूँ। कोई कह दे हम हिंदू हैं, हिंदू में कहा जाता है हम किसके औलाद हैं? सिर्फ और सिर्फ हम ब्रह्मा के औलाद माने जाते हैं। और ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को निरूपित किया, और वहीं से हम लोग उनके सब जन प्रजन आज तक हैं। तो जब एक माता पिता, जब एक आदि माता पिता हमारे जब एक थे, तो आज हम क्यों बट गए हैं जात पात के नाम पर? तो इसलिए मेरे भाइयों, हम कहना चाहते हैं ये जाति पाति, ऊंच नीच यहाँ का अपने स्वार्थ में बनाई हुई रीति है, और इस रीति को हम लोगों को बदलना होगा। बिना बदले हिंदुस्तान का कल्याण नहीं हो सकता है। और संसार में अनेकों देश हैं जहाँ जाति नहीं है, उपजाति नहीं है, लेकिन वो कैसे विकास हो रहा है? वहाँ ना आरक्षण का झगड़ा है, न जातीय दंगा होती है, ऊंच नीच की बातें नहीं, कहीं काला गोरा का मामला कहीं आ जाता है। लेकिन आज यहाँ तो सैकड़ों जातियाँ, हजारों उपजातियाँ में लोग बट करके आज समाज को तोड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसे तो हम समग्र सभी समाज की एकता की बात करते हैं, करना चाहते हैं। और हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, वो गरीब की बात बोलता है,
उसमें न जात पात और न कोई संप्रदाय है। लेकिन ये जरूर हम कहना चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसको आज हाशिए पर रखा गया है, निश्चित रूप में परसेंटेज रूप में देखा जाएगा तो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा में काफ़ी कमी है, काफ़ी कमजोरी है। इसको आगे अगर बढ़ाना है हमको, और राजनीतिक रूप में भी हमको सबल होना होगा, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिस प्रकार से ताला बिना चाबी के नहीं खुलती, उसी प्रकार से विकास रूपी ताला राजनीति रूपी चाबी के बिना नहीं खुल सकती है। वैसी परिस्थिति में राजनीति को अपना करके हम अपना सर्वांगीण विकास करने के पक्षधर हैं, और इस दृष्टिकोण से बाबा भीमराव अंबेडकर की बात को मानते हुए हम लोगों को जाति विहीन समाज की कल्पना कर करके आज से लग जाना चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग जो हमारे IAS IPS जज कलेक्टर होते हैं, वो अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। हम जो उन युवाओं को भी आह्वान करते हैं, और ख़ास करके जो हाशिए पर रहने वाला समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, इसको हर हालत में जातीय बंधन से उब कर करके, उससे उठ कर करके एक जाति विहीन समाज का कल्पना करेंगे तो इनकी जनसंख्या 65-75% है। तो भाई एक तरफ कहा गया 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, जगदेव प्रसाद जी ने कहा था। आज हम मान के चलते हैं, हम लोगों का भी कहना है कि भाई 90 नहीं तो 85 तो हम जरूर हैं। तो आज जो संवैधानिक प्रावधान जो किया गया है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। वो क्या? आज हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स सहित अनेक वैसी जातियां को 49.5% आरक्षण देने की बात की है। क्या कहे थे लोहिया जी ने, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। और इसी कंसेप्ट पर शेड्यूल कास्ट की आबादी शेड्यूल ट्राइब्स का 16% है, तो उसको 16% का आरक्षण दिया गया। आज जातीय जनगणना कराने में इस सरकार को क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना अगर हो जाती तो पता चल जाता कि हम कितने हैं। दावा है हमारा कि हम शोषित वर्ग के लोग 85% से कम नहीं हैं। वैसी परिस्थिति में अगर आरक्षण की बात है तो 85% आरक्षण हमको मिलना चाहिए, बाकी में दूसरे को होना चाहिए। और यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने एक व्यवस्था की है कि गैर आरक्षित वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिला। हम खुश हैं, क्योंकि 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में सबसे पहले हमने ही कहा था कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण दिया गया, हम खुश हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली ये हम कहना चाहते हैं कि उनकी जनसंख्या 10% है या 15% है, तो आपने उनको 10% का आरक्षण दिया, और आरक्षण देते हुए उसके इस नीति को, यानी आरक्षण नीति को संविधान की 9वीं सूची में आपने डाल दिया। बहुत स्वागत जोग का काम आपने किया है। लेकिन जब हमारा 85% आरक्षण जनसंख्या है, तो कम से कम 60%, 70% तो हमको आरक्षण देना चाहिए था। वो आरक्षण क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात कि जो भी आरक्षण आप दिए हैं उसमें कहीं कहीं छेड़छाड़ होती है। तो इसके लिए हमारी मांग ये रहती है कि हमारे भी आरक्षण नीति का जो है उसको भी संविधान के 9वीं सूची में आप डालिए। ये नहीं डालने से हम गरीबों को डिवाइड एंड रूल की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाया था, उस आधार पर आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। और जहाँ तक सत्ता का सवाल है, जिसमें हम लोगों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, ये कहाँ की बात है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आप जानते हैं 1.5% या 2% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, या वहाँ लोग प्रतिनिधित्व है। और OBC जिसकी आरक्षण 27% है, वहाँ 1% भी नहीं है। तो क्या यही उचित है आरक्षण नीति का? तो इसीलिए हमारा कहना है कि आरक्षण नीति को सुधारते हुए, संविधान में संशोधन करते हुए कम से कम 85% आरक्षण हम लोगों को दें। यही मांग हम कहना चाहते हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट को भी फायदा होगा, शेड्यूल ट्राइब्स को भी फायदा होगा, और OBC को फायदा होगा। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष इसमें हमारा ये है कि
अम्बेडकर साहब की बात बोलते हैं और बड़े बड़े महानुभाव जिसमें लोहिया जी की बात बोलते हैं, उन्होंने ये कहा था कि गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, पढ़ने की सुविधा समान होनी चाहिए, समान अवसर का लाभ होना चाहिए। संविधान में भी वो बात समान अवसर की बात की गई है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम शेड्यूल कास्ट में हैं, रामविलास पासवान जी शेड्यूल कास्ट में हैं, लेकिन उनका बेटा कहाँ पढ़ते हैं? 40 लाख 50 लाख सलाना दे करके प्राइवेट पब्लिक विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन गरीब लोग जो 85% थे, जिस जात के हों, वो कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालयों में है। और सरकारी विद्यालयों को जानबूझ करके एक तरह से इस तरह से रखा गया है कि हमारे बच्चे का जो सभ्यक विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। चुने चुनिंदा 1-2% लड़का आगे बढ़ जाता है भाग से, और नहीं तो सब कुंठित हो जाता है। तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्ष के बाद भी अभी तक हमारे के रहनुमा जो यहाँ पर नहीं बोलते हैं कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात, उनको बोलना चाहिए। हम लोगों को उसके लिए संघर्षरत रहना चाहिए। और जहाँ तक शेड्यूल कास्ट के विकास आरक्षण की बात, तो मैंने कहा कि आरक्षण हमको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, हमको आरक्षण दें, हमारे आरक्षण नीति को संविधान के 9वीं सूची में डालें। साथ ही साथ हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि आरक्षण की नीति जो है उसमें तब्दीली हम लोग कर सकते हैं। कब? कि वही कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जब हम लागू कर देंगे, सभी के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक वातावरण में जिंदा जिएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो न जाति का मामला होगा न आरक्षण का मामला होगा। उस समय तक जब तक ये बातें नहीं हो जाए तब तक आरक्षण लागू रहे। और आरक्षण जो हम बोल रहे हैं कि हमको आबादी के अनुसार मिलना चाहिए, तो 85% आरक्षण हमको मिले। 85% के लिए जातीय जनगणना वो काम करें और इस तरह से हमको आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। हम जुडिशरी में आरक्षण की बात करते हैं, हम निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं। रोज सरकार हो या हम हो, बाबा अम्बेडकर का नाम लेते हुए हम लोग आघाते नहीं हैं, लेकिन बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रोविज़न दिया उसको हम कहाँ मान रहे हैं? वहाँ प्रोविज़न था न्यायपालिका को दुरुस्त करने के लिए एक केंद्रीय विधि आयोग बनाने की बात की थी, सेंट्रल लॉ कमीशन बनाने की बात की थी। आज कोई नहीं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के साथ आरक्षण के साथ साथ ये सब ऐसे मुद्दा है जिसको लेकर के आगे चलना चाहिए। और एक मुद्दा और है, बहुत वाइटल है। हम 8 बार विधायक हुए हैं और हम देखते हैं कि गाहे बगाहे हम लोग यदि अपने समाज की बात करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है हम लोग को। और वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो वही बात हम बाबा अम्बेडकर की बात भी हम करना चाहते हैं। सरकार को मानना कहना चाहिए। जब 1932 में जब पूना पैक्ट पर दस्तखत होने की बात आई थी तो अम्बेडकर साहब ने अपनी मांग की थी ये कि डबल मतदाता सूची हमको दीजिए, डबल मतदाता सूची बनाइए। उस समय बाबा को यानी महात्मा जी को लोग उपवास पर भिजवा दिया और बहुत भारी मन से अम्बेडकर साहब ने पूना पैक्ट पर दस्तखत किया और पूना पैक्ट पर दस्तखत किया तो हमको भीख के रूप में आरक्षण मिला। आज हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं अपने समाज के बारे में मुखर होकर नहीं बोलते हैं और यही कारण है कि आज एट्रोसिटी बढ़ गई है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। जितने विकास का मुद्दा है उसमें लोग लग करके हाशिया वो हसब कर लेते हैं। हमारे के यहाँ लाभ का चीज़ कुछ नहीं आता है। ये इंदिरा आवास की बात होती है तो वही हो जाता है, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका लाभ भी वही ले लेते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार से एमएलसी में टीचर कंस्टिट्यूंसी में टीचर ही वोट देता है, टीचर ही रिप्रेजेंटेटिव रहता है और जब इस काउंसिल में जाता है वो तो टीचर की ही बात करता है। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में भी यही बात है, वो नगर निकाय शासी निकाय में एक बात होती यही होती है। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव को शेड्यूल कास्ट ही जब वोट देना शुरू कर देगा तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं हमारे शेड्यूल कास्ट का जिस पर
हमारे 131 एमपी माननीय हैं इस हिंदुस्तान में, 1082 एमएलए लोग हैं। सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग बिहार में इसकी आवाज़ उठाने का कोशिश किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग धप्पा छूने के लिए उसको तोड़ दिया। हम कोई कम है आरक्षण के मुद्दा उठाने वाला, हम कोई कम है शेड्यूल कास्ट के भलाई करने वाला, ये कह करके हमारे उस मूवमेंट को लोग फिनिश कर दिए। नहीं तो अब तक हम लोग दिल्ली में इसकी मीटिंग करते, सब लोगों को उनके मानसिक पटल को झंझोड़ने का कोशिश करते कि ये सब मांग को शेड्यूल कास्ट का जब तक नहीं पूरा होगी तब तक शेड्यूल कास्ट का विकास नहीं होगा। इसलिए न्यायालय पालिका में हमारा आरक्षण होना चाहिए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, नेशनल विधि आयोग का निर्माण होना चाहिए, डबल मतदाता सूची बननी चाहिए और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, राष्ट्रपति का बेटा, भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये बिना किए हुए शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा का विकास नहीं होगा। 73 वर्ष में हम जहां बढ़े हैं, अगला 73 वर्ष में भी 2 डेगा और हम लोग बढ़ेंगे। सिचुएशन का जहां तक सवाल है कि 100% हम लाभान्वित हों, अगर यही गति रही तो शताब्दी बीत जाएंगे तो भी हमारी यही स्थिति रहेगी। इसलिए हमारी मानना है, हम उच्च बुद्धिजनों से और कमज़ोर वर्गों से हम आज के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आपका संघर्ष अब इस दिशा में होनी चाहिए। मत मांगिए भीख इंदिरा आवास का, मत मांगिए भीख पेंशन का, मत मांगिए पोशाक का, छात्रवृत्ति का। पहले हम ऐसी स्थिति कर दें कि हम ये सब मांगने लायक नहीं। हम उदाहरण देते हैं, अपना उदाहरण देते हैं। एक जीतन मांझी एक गरीब खेत में 8 घंटा धान रोपने वाली महिला का बेटा है, दिन भर हल जोतने वाला पुरुष का बेटा है, जो शाम को चावल आते थे वही चावल खाते थे और आज यहाँ आ गए। तो आ गए कब? किसी तरह से जैसे भी हो हमने शिक्षा प्राप्त की, हम अपने भाई को भी एजुकेटेड किया, वो नौकरी में आया, हम राजनीति में आए और आज काम कर रहे हैं शिक्षा की बदौलत ही। और हमको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं थी और नहीं लिया। आज इंदिरा आवास नहीं है तो हम अपना आवास बना लिए हैं। और इसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के ब्रदर्स को आप उस लायक बनाइए कि स्वयं इंदिरा आवास को बनावे, स्वयं अपना मकान बनावे, स्वयं जमीन खरीदे। ऐसा बनाइए, यही नहीं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग हमको हो जाए तो उसके लिए दवा सुई करें, ये बड़प्पन नहीं है। होना चाहिए कि रोग हो ही नहीं। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट पर इतनी अत्याचार की बातें हो रही है, इतने उसको सताए जा रहे हैं, इस पर मरहम मत लगाइए। मरहम लगाइए कि हम उतना सशक्त बन जाएं कि हम पर इस प्रकार की बातें नहीं घटित हो। यही आज के समय में मौजूद है और यही बात अपने लोगों से कहना चाहते हैं।